रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शोभा एक हंसमुख औरत थी जिसके 2 बच्चे कार्तिक और निकिता थे। कार्तिक ऑफिस में जॉब करता और निकिता कॉलेज की स्टडी पूरी कर रही थी। शोभा अपने बेटे कार्तिक के लिए ऑनलाइन दुल्हन देख रही थी। तभी उसकी पड़ोसन आरती आवाज लगाती है, घर पर कोई है क्या? तभी शोभा आवाज लगाती है, हाँ भाई, घर पर ही हूँ, आ जाओ अंदर। चलो अच्छी बात है, घर पर ही मिल गई। और क्या कर रही हो शोभा बहन? बस ऑनलाइन अपने कार्तिक के लिए दुल्हन ढूंढ रही हूँ। ऑनलाइन दुल्हन सही मिलती है क्या? ना देखना ना परखना, यूं ही शादी के लिए दुल्हन ढूंढ रहे हो। मजा तो जांच कर देखने में है, परखने में है। बात तो सही कह रही हो, लेकिन क्या शोभा बहन? मेरी तबीयत खराब रहती है तो कहाँ ढूंढने जाऊँ। अगर तुम्हारी नजर में कोई सुशील कन्या हो तो बताना। नजर में तो है, मैं उनसे बात करके बताती हूँ। इतना कहकर आरती अपने घर की तरफ चली जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। एक रोज आरती शोभा को कॉल करती है और कार्तिक के रिश्ते के बारे में बात करती है। तुरंत शोभा फोन रखकर तैयार होने चली जाती है कि तभी कार्तिक और निकिता आ जाते हैं। माँ कहाँ जा रही हो? माँ शॉपिंग पे जा रही हो, और वो भी मेरे बिना। तुम्हारी माँ तुम्हारे भैया के लिए दुल्हन देखने जा रही है। तुम्हारे लिए भाभी और मेरे लिए एक प्यारी सी बहू। दिन भर अकेले रहकर बोर हो जाती हूँ मैं भी। माँ मैं भी चलूंगी भाभी को देखने। अब निकिता और शोभा दोनों आरती के घर पहुँचते हैं और वहीं फिर से तीनों लड़के देखने निकल पड़ते हैं और एक बहुत ही अच्छी लड़की उन्हें पसंद आती है। फिर क्या, कुछ ही दिनों में कार्तिक की शादी दीक्षा नाम की लड़की से हो जाती है और फिर दीक्षा अपने हिसाब से पूरा घर संभाल लेती है। ये देखकर शोभा दीक्षा से कहती है, बहू चाय पिला दे और फिर खाना बनाने की तैयारी भी कर लेना। जी माँ जी, अभी चाय लाती हूँ। इतना कहकर दीक्षा चाय बनाने के लिए जाती है। तभी उसकी नजर सब्जियों की टोकरी में रखे आलू पर जाती है और वो आलू के कुछ पकौड़े बनाकर शोभा को खाने के लिए देती है। ये देखकर शोभा दीक्षा से कहती है, मैंने चाय मांगी थी, तुमने तो साथ में पकोड़े भी ला दिए। वाह बहू। फिर दोनों चाय की चुस्की लेते हुए पकोड़े खाते हुए बातें करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। एक दिन की शाम जब कार्तिक, निकिता और शोभा तीनों थके हारे घर आते हैं तो कार्तिक दीक्षा को आवाज लगाता है, दीक्षा पानी लेके आना 3 गिलास। दीक्षा पानी ले आती है। तभी निकिता चाय के लिए भी कहती है, भाभी चाय मिलेगी क्या? हाँ क्यों नहीं, चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी लाती हूँ, बस 5 मिनट। बस करो, और कितना काम करवाओगे? बस चाय ही इतना काफी है। नहीं माँ जी, सुबह से इतना बोर हो रही थी तो बस कुछ गोभी के पकौड़े बनाए हैं और चाय भी तैयार है। बस 5 मिनट दो, अभी चाय और पकौड़ों के साथ हाजिर होती हूँ। दीक्षा चाय और पकोड़े सभी के लिए ले आती है और सभी खाने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। अब दीक्षा को हर शाम गोभी और आलू के पकोड़े खाने की आदत लग जाती है। एक शाम बारिश हो रही थी। तभी दीक्षा फिर से पकोड़े तलने लगती है। वाह, लाजवाब पकौड़े बनाए हैं मैंने, ऊपर से बारिश। आए हाय, अब बस चाय की कमी है। दीक्षा चाय बना ही रही थी कि तभी कार्तिक अपने कुछ दोस्तों के साथ बारिश में भीगते हुए घर आता है। तभी कार्तिक के कुछ दोस्त चाय और पकोड़े खाने की जिद करते हैं। इतने में दीक्षा सभी के लिए चाय पकोड़े लेकर आती है। ये लो जी चाय और गर्मा गर्म गोभी के पकौड़े। तुम्हें कैसे मालूम हम पकोड़े खाने की बात कर रहे थे? मालूम तो नहीं था, पर जैसे ही मैंने पकौड़े तले वैसे ही आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ टपक पड़े और मैंने सुन लिया चाय पकौड़े खाने की फरमाइश। सभी लोग चाय और पकोड़ों की तारीफ करते हैं और कुछ देर रुककर चले जाते हैं। कुछ समय बाद वहाँ दीक्षा की सास शोभा और ननद निकिता आती हैं और पकोड़े की प्लेट को देखकर शोभा कहती है, क्या बात है बहू, दिन ब दिन तू चटोरी होती जा रही है। सारा कुछ खा लिया फिर भी डकार तक नहीं ली। माँ जी, ये पकौड़े मैंने नहीं खाए, बताइए ना कार्तिक जी। हाँ माँ, मेरे दोस्त आए थे, उनके लिए ही चाय पकोड़े बनाए थे दीक्षा ने और सभी को पसंद भी आए। मेरी बहू खाना अच्छा बनाती ही है कि हर कोई इसकी तारीफ करते नहीं थकता, इसमें कोई नई बात नहीं है। शोभा बोल ही रही थी कि तभी दीक्षा बीच में बोल पड़ती है, तो फिर माँ जी इसी बात पे चाय के साथ पकौड़े हो जाए, अभी लेकर आती हूँ गर्मा गर्म पकौड़े। तुझे बस बहाना मिलना चाहिए पकोड़े खाने के लिए। एक नंबर की चटोरी बन गई है तू बहू। माँ जी मैं सबके लिए कह रही हूँ, सबके साथ मैं भी 1-2 पकौड़े खा लूंगी। 1-2
अरे तुम रोज प्लेट भरकर खाती हो, कभी कभी खाओगी तो सेहत भी बनी रहेगी, वरना मोटी हो जाओगी, फूल के गुब्बारा बन जाएगी। क्या माँ जी, अब आप ऐसा कहोगे मुझे और मेरे खाने को लेकर? कार्तिक और शोभा दीक्षा को समझाने लगते हैं। दीक्षा, माँ तुम्हें ताना नहीं दे रही और ना ही तुम्हें खाने से रोक रही है। उनके कहने का मतलब है कि तुम खाओ, लेकिन लिमिट में। ठीक है कार्तिक जी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी आज के बाद। नहीं दीक्षा, जब और जितनी मर्जी हो खाओ, पर खुद का भी ख्याल रखो। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। दीक्षा पहले से ज्यादा मोटी हो चुकी थी और उसे मोटी होने का कोई पछतावा नहीं था। एक रोज जब कार्तिक के दोस्त उसके घर आते हैं। यार कार्तिक, चाय पकौड़े खिला दे भाभी के हाथ के, बहुत दिन हो गए खाए हुए। दीक्षा, कार्तिक जैसे ही दीक्षा को आवाज लगाता है, वैसे ही दीक्षा बाहर हॉल में आती है। हाँ कार्तिक जी बोलिए। मेरे दोस्त आए हैं, उनके लिए चाय और गोभी के पकोड़े बना दो। कार्तिक और दीक्षा के बीच बातचीत हो रही थी कि तभी उसके दोस्त दीक्षा की तरफ देखते ही जा रहे थे, क्योंकि पहली बार उन्होंने दीक्षा को पतली देखा था। लेकिन अब दीक्षा पहले से ज्यादा मोटी हो चुकी थी। जब दीक्षा वहाँ से चली जाती है तो एक दोस्त मजाक में कार्तिक से कहता है, कार्तिक, तुझे तो पकौड़े के साथ लड्डू भी मिलते होंगे खाने को, क्यों? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब है, भाभी पकौड़े तो अच्छा बना लेती है, पर क्या लड्डू अच्छे बनाती है टुनटुन मौसी की तरह? क्यों कार्तिक? कार्तिक को ये सुनकर और अपनी पत्नी का मजाक बनते देखकर जरा भी अच्छा नहीं लगता। तभी दीक्षा पकोड़े हाथ में लिए वहाँ आ जाती है और खुद का मजाक बनते देखकर गुस्से में कार्तिक के दोस्तों के हाथों में पकोड़े देकर चली जाती है। तभी शोभा, कार्तिक की माँ, वहाँ आती है। तुम सब में जरा भी तमीज नाम की चीज नहीं है। किसी औरत का मजाक उड़ाया जा रहा है और तुम सब हंस रहे हो। इतनी तो अकल होगी तुम सब में कि किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। और कार्तिक, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम बहू के साथ ऐसा करोगे। पर माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तुमने कुछ नहीं किया, यही तो तुम्हारी गलती है। इतना हंगामा होने के बाद कार्तिक के दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद दीक्षा को अकल नहीं आई थी और वो अब भी गोभी और आलू के पकोड़े खाया करती। शोभा के इतना समझाने के बावजूद वो नहीं समझती। एक दिन कार्तिक कॉल पे किसी से बातें कर रहा होता है। कैसी बात करिए तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मेरी नजरों से पहले खुद को देखो। कौन कमबख्त कहता है कि तुम सुंदर नहीं हो? तुम मेरी आंखों में डूब के देखो, तब पता चलेगा कि तुम कितनी सुंदर हो। मैं तो खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि तुम्हारी तारीफ करूँ या तुम्हें बनाने वाले की। ये सारी बातें दीक्षा दरवाजे के पीछे से सुन लेती है और रोते हुए अपनी सास शोभा के पास जाती है। कार्तिक की शिकायत करती है। तभी शोभा अपने बेटे कार्तिक को आवाज लगाती है। कार्तिक, कार्तिक, सुनाई नहीं देता? कब से आवाज लगा रही हूँ। कार्तिक अपनी माँ की आवाज सुनकर आता है। क्या हुआ माँ, ऐसे गुस्से में क्यों बुला रही हो? क्या हुआ? बहू क्या कह रही है? तू किसी से प्यार भरी बातें कर रहा था फोन में, सच है क्या? कब? ओ अच्छा, वो। अरे वो तो मैं अपने दोस्त को लड़की पटाने के लिए कुछ लाइंस बता रहा था। और माँ, दीक्षा के होते हुए किसी और से ऐसी बातें क्यों करूँगा मैं? देख बहू, ऐसे शक करने से अच्छा तू खुद को पहले जैसा कर ले। तेरा पति तेरा ही है और तेरा ही रहेगा। अब दीक्षा को समझ आ गया था और वो दूसरे दिन से कसरत करने लगती है और आलू गोभी के पराठे खाना बंद कर देती है। कुछ ही महीनों में दीक्षा पहले जैसी हो जाती है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं, वो भी बिना किसी शिकायत के। भावना बहुत ही उम्मीदों के साथ अपने ससुराल आती है। ससुराल में उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता है और ये सब देखकर वो बहुत खुश होती है। ससुराल में भावना की 2 सास होती थीं। एक उसके पति की माँ शारदा और दूसरी उसके पति की मौसी रेखा। भावना दोनों को ही एक समान मानती थी और दोनों की इज्जत करती थी। एक दिन भावना अपनी दोनों सास के लिए सुबह सुबह चाय नाश्ता लेकर जाती है और उन्हें दे देती है, जिसके बाद उसकी दोनों सास चाय नाश्ता करती हैं। लेकिन जैसे ही रेखा चाय की पहली चुस्की लेती है, वो वही चाय गिराकर बोलती है, ये कैसी चाय बनाई है बहू तूने? तुझे तेरी माँ ने एक ढंग की चाय बनानी भी नहीं सिखाई क्या? ऐसे बनती है क्या चाय? मासी सासू माँ, मैंने तो ठीक ही बनाई थी। आप बता दो कोई कमी रह गई हो तो? अरे नालायक, जब रेखा बोल रही है कि चाय अच्छी नहीं बनी है तो इसका मतलब यही है ना कि चाय में कोई कमी है। अब ये भी हम ही बताए तुझे, तू क्या करेगी?
अपनी सास पर बस हुक्म चलाती रहेगी। माँ जी, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है। मैं आप दोनों पर हुक्म कैसे चला सकती हूँ? दीदी देख रही हो तुम, कल की आई हुई इस लड़की की जुबान कितनी चल रही है। दीदी से आज तक मैंने ऐसे बात नहीं करी और तू दीदी से इतनी बदतमीजी से बात कर रही है। शर्म है या बेच खाई तूने वो भी? आप गलत समझ रही हो। मैं तो बस पूछ रही हूँ कि क्या गलती हो गई है मुझसे जो आप दोनों मुझे इतना सुना रही हो। सच में मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। तेरा मतलब क्या है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे परेशान करने के लिए यही बोलना चाहती है ना तू? एक तो तूने पहले चाय नाश्ता ठीक से नहीं बनाया, और जब रेखा ने तुझे तेरी गलती बता दी है तो उसे मानने के बजाय उसी से बहस कर रही है। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ, तेरी अकल ऐसे ठिकाने नहीं आएगी। दीदी आप खामाखा अपना क्यों खून जला रही हो? मैं हूँ ना इसके लिए। मैं तो इसको अच्छे से सबक सिखा दूंगी। बहू सुन, अब एक काम कर, घर के सारे पर्दे, चद्दर, कंबल सब दोबारा धो दे, वो भी हाथ से। मासी सासू माँ, अभी 2 दिन पहले ही ये सब ड्राई क्लीन होकर आया था ना, अब तो दोबारा धोने की क्या जरूरत है? आप कोई और काम बता दो, मैं वो कर देती हूँ। तुझे समझ नहीं आ रहा है? जो रेखा बोल रही है वही कर जाकर, और जब ये काम हो जाएगा तो पूरे घर को वापस से अच्छे से साफ करियो। कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पहले तो आप ऐसी नहीं थी, फिर अब क्यों इतना गुस्सा करने लगी? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तो मुझे बताओ ना, ऐसा क्या कर दिया मैंने? गलती तुझसे नहीं हमसे हो गई है, जो तुझे इतनी ढील दे दी है। शुरू में ही दबा कर रखते ना तो अब तक अकल आ ही जाती। तेरी माँ ने तो तुझे कुछ सिखाया नहीं है। अब जा यहाँ से। भावना अपनी दोनों सासों का ये बर्ताव देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है, लेकिन बेचारी करती भी क्या। वो अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी, इसीलिए चुप रह जाती है। लेकिन उसकी दोनों सास बस कुछ ही दिनों के लिए भावना के साथ अच्छे से थी, उसके बाद तो भावना के साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार करने लगती हैं। हर छोटी छोटी बातों पर भावना को ताने देना, सजा देना दोनों को ही अच्छा लगने लगता है। एक दिन भावना बर्तन धो रही होती है, तभी पीछे से उसका पति सचिन आकर उसको गले लगा लेता है, जिसके कारण भावना से बर्तन गिरकर टूट जाता है। बर्तन गिरने की आवाज सुनकर वहाँ रेखा और शारदा दोनों आ जाते हैं और शारदा बोलती है, बहू तुझसे एक काम ठीक से नहीं होता है। बर्तन क्या धोने के लिए बोल दिए, तू तो बर्तन तोड़ने लगी। ये गुस्सा ही निकाल रही है बेजान बर्तन पर। काम जो करने को बोल दिया महारानी को। तू ये सब अपने मायके से नहीं लाई है जो तोड़ रही है, समझी? माफ करना माँ जी, गलती से गिर गया, आगे से नहीं होगा। हाँ, आगे से नहीं होगा ये बोलकर तो तू बच गई, लेकिन नुकसान तो हमारा हुआ है ना। तेरा क्या गया? बस करिए, मैं कब से देखे जा रहा हूँ कि एक बर्तन के पीछे आप दोनों भावना को कितना सुना रही हो, जबकि वो मेरी गलती की वजह से टूटा था। भावना की कोई गलती नहीं थी उसमें। देखा दीदी, कर लिया इसने हमारे बेटे को अपने काबू में। तभी तो देखो कैसे उसकी जुबान बोल रहा है। मैं किसी की जुबान नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो सच है, और सच यही है कि मेरी गलती की वजह से टूटा था। आप दोनों बिना गलती के भावना को क्यों सुना रहे हो? सचिन की बात सुनकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन हर वक्त तो सचिन भावना के साथ नहीं रह सकता था, इसीलिए भावना को अपनी दोनों सासों का अत्याचार सहना पड़ रहा था। दिन पे दिन दोनों सास के अत्याचार भावना पर बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसे ही एक दिन भावना सब्जी लेने के लिए बाजार गई होती है, लेकिन उसे काफी देर हो जाती है। जैसे ही भावना घर आती है, सामने उसकी सास और उसकी मौसी दोनों ही उसे घूर रही थी। ये देखकर भावना बोलती है, क्या हुआ माँ जी, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? लो कर लो बात। एक तो शाम की सब्जी लेने गई, रात में घर वापस आई और पूछ रही है कि हम इसे घूर क्यों रहे हैं। अरे अब क्या हम तेरी आरती उतारें? वो मासी सासू माँ, बाजार में बहुत ही भीड़ थी, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी, इसलिए ही इतनी देर हो गई। और फिर पड़ोस वाली काके भी मिल गई थी, इसलिए थोड़ी देर और हो गई। देर हो गई है, यहाँ हम दोनों भूखे बैठे इंतजार कर रहे हैं और तुझे गप्पे लगाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। तू बाजार में सब्जी लेने गई थी या बात करने? अब तो ये सचिन से हमारी चुगली भी करने लगी है। इसको तो अब सबक सिखाना ज्यादा जरूरी हो गया है। देखो कैसे जुबान चल रही है जब से सचिन ने इसका साथ दिया है। और नहीं तो क्या, ये तो यही चाहती है कि हम सब इसकी उंगलियों पर नाचे, लेकिन जो ये चाहेगी वो थोड़ी होगा। रोज रोज इसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही है। मैं तो बोलती हूँ 4 दिन भूखी रहेगी ना तो इसे अकल आ जाएगी।
खाना मिलेगा नहीं इसे, तब देखना इसकी जुबान कैसे चलेगी। हाँ सही बोल रही है तू, अब तो इसका खाना ही बंद करना पड़ेगा। माँ जी मुझे माफ कर दो, आगे से कभी नहीं होगा ऐसा। बस इस बार माफ कर दो, मैं ध्यान रखूंगी। आपको आगे कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हम तुझे कोई मौका देंगे तब तो तू कोई काम खराब कर सकेगी ना, हम तुझे मौका ही नहीं देंगे। सही बोल रही है तू, इसको मौका देकर हम गलती नहीं करेंगे। अब चल, अब जाकर काम कर तू, और खबरदार तूने हमारी इजाजत के बिना कुछ खाया तो। ठीक है माँ जी। भावना चुपचाप से अपना काम करने लगती है। 2 दिन बीत जाते हैं और भावना ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। भावना को बहुत जोर से भूख लग रही होती है, तो वो सबसे छुपकर किचन में खाना खाने लगती है। लेकिन भावना की किस्मत इतनी खराब होती है कि उसे खाना खाते हुए उसकी मौसी सास रेखा देख लेती है और किचन में जाकर जोर से भावना को थप्पड़ मारती है और बोलती है, तुझे मना किया था ना कि हमारी इजाजत के बिना तू कुछ भी नहीं खा सकती है, लेकिन तूने फिर भी खाना खा लिया। मासी सासू माँ, बहुत ही भूख लग रही थी, चक्कर आ रहे थे इसलिए। दोनों की आवाज सुनकर वहाँ शारदा भी आ जाती है। रेखा शारदा को सारी बातें बता देती है और ये सब सुनने के बाद शारदा भावना से बोलती है, इसने तो जैसे हमारी बातें ना सुनने की ठान ही रखी है, लेकिन इसकी ये सब हरकतों से कुछ होने वाला नहीं है। इसकी इस गलती के लिए इसे माफी बिल्कुल नहीं मिलेगी। माफी? अरे दीदी, माफी नहीं बल्कि इसे तो सजा मिलनी चाहिए। मासी सासू माँ, आप दोनों किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? मैंने क्या कर दिया? कम से कम बताओ तो। अभी भी इसे अपनी गलती समझ नहीं आ रही है, अभी भी हमसे ही पूछ रही है। रुक, अब तो मैं अच्छे से समझा देती हूँ तुझे। शारदा भावना को मारने लगती है। दोनों सास अपनी बहू पर अत्याचार कर रहे थे, दोनों उसे मार ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर सचिन आ जाता है और ये सब देखकर सचिन बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? आप मेरी गैर हाजिरी मेरी बीवी के साथ ये सब करते हैं? नहीं, ये सब तेरी बीवी का किया धरा है। आज तक कभी ये हमारी बात सुनती ही नहीं है। नहीं सचिन जी, मेरी कोई गलती नहीं है। पता नहीं किस बात की सजा दे रहे हैं मुझे। ये सब मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आप दोनों छोटी छोटी बातों को लेकर ना मेरी बीवी को सुनाते रहते हो, लेकिन अब तो हद ही पार कर दी आप लोगों ने। आप दोनों 2 सास हो और आपकी बहू को ना 2 सास का प्यार मिलना चाहिए था, लेकिन उसको मिला आप दोनों का अत्याचार। इसलिए मैं अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। सचिन इतना बोलकर भावना को वहाँ से लेकर चला जाता है। शारदा और रेखा उसे रोकते रह जाते हैं, लेकिन सचिन किसी की भी नहीं सुनता। उसके बाद दोनों के पास अपनी गलती का पछतावा करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।